अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सैबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, आपने वो शेर तो सुना होगा, हमको आता नहीं ज़ख्मों की नुमाइश करना, खुद ही रोते हैं, खुद ही तड़पते हैं और सो जाते हैं। शायर को आखिर में एक लफ्ज़ भूख से सो जाते हैं, अगर वो ये लगा देता तो शायद ये जुमला आज के प्रोग्राम के लिए बड़ा मुनासिब होता। मैं भूख की इसलिए बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में हर 10 अफराद में से 6 अफराद फूड की इनसिक्योरिटी, मतलब उनको वो मुनासिब खुराक नहीं मिलती जो उनकी नशो नुमा के लिए ज़रूरी है। इस बात का जिक्र इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर अपनी तकरीर में भी कर चुके हैं, और ये उनका पहला एजेंडा था कि भूख और खुराक ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। एक तरफ तो हमारे पास इनसिक्योरिटी है खुराक की, और दूसरी जानिब अगर आप पाकिस्तान की नेशनल असम्बली की हालत देखें तो रिजर्व सीट पर हर पार्टी के पास 5% में से मखसूस औरतें, मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन आती हैं। इन ख़वातीन का जो ताल्लुक़ है वो तमाम बड़े बड़े सियासी घरानों से है। अगर आप इनकी लिस्ट देखें जो आपको मेरे साथ चलती हुई नज़र आ रही है, इनमें से कोई ऐसा नाम आपको नहीं पता होगा कि जिसकी पाकिस्तान की सियासत में कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हो, कि जिसे आप अपनी फिंगर टिप्स पर जो आप फ़ौरन अपना नाम उनके ज़हन में आ जाए कि इन्होंने पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। ये आम ख़वातीन कलम की एक जुम्बश से, पार्टी लीडर की एक जुम्बश से अब ख़ास ख़वातीन में शामिल हुई। जब ये ख़ास ख़वातीन में शामिल हुई तो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के इजलास में अगर आप इनके कपड़ों को, इनके फैशन बैग, इनकी एक्सेसरीज़, इनके जो जूते, इनकी गाड़ियाँ अगर देखें तो ये पाकिस्तान के कर्जदार और गरीब मुल्क के साथ हरगिज़ मैच नहीं करता। इन्हें देखकर आपको मनीला की या बड़ी बड़ी अरब शहजादियाँ याद आ जाती हैं। मैं इनके इस अमारत के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं, क्योंकि अगर एक आम शख्स के पास या मेरे पास ये राइट है कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं या आप पहने, तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग किसी किस्म का अवामी ओहदा नहीं रखते। जिस दिन हमारे पास अवामी ओहदा आए, हमें खुलफाए राशिदीन और मदीना की रियासत जैसा मिसाल जो इमरान खान साहब बार बार कहते हैं, उस सादगी की मिसाल पर आना होगा। खान साहब खुद तो सादगी की एक आला तरीन मिसाल बनते जा रहे हैं, लेकिन असेंबली में उनके इर्द गिर्द उनकी पार्टी और दीगर पार्टियों में ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों पर रिजर्व सीट्स पे आने वाले लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे। इन लोगों के पास शायद अपनी लीडर की बड़ाई बयान करना, उनके नारे लगाना या फिर खामोश रहकर 5 साल गुजारने के अलावा कोई एजेंडा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इनके पास जो बड़े बड़े हैंड बैग्स हैं, अगर आप उनकी कीमत का जायज़ा लें तो ये इतने महंगे हैं कि एक गरीब की बेटी की शादी हो सकती है। कई घरानों की माहाना तनख्वाह इस हैंड बैग से कम है। कितने लोग इस खुराक पर पल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वो सारा उठाकर उन गरीबों को दे दें, लेकिन जब आप अपनी अमारत का शो ऑफ करते हैं तो गरीब का एहसास कमतरी मज़ीद बढ़ जाता है। ख़ास तौर पर जब उन अवामी नुमाइंदों ने जिन्होंने इस गरीब की बात करनी है, वो जब इन अमीरों के ये लक्षण देखते हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, क्योंकि वो तो अपने ज़ख्मों की नुमाइश नहीं कर सकते। तो आप भी खुदारा अपनी अमारत की नुमाइश उनके सामने मत करें। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी ज़बरदस्त बोलने वाली, पढ़ी लिखी उस्मा बुखारी से। वो आपको अक्सर टॉक शोज़ में मियाँ साहब और मरीम साहबा को डिफेंड करती, मुस्लिम लीग नून का एजेंडा बयान करती और ख़ान साहब के ऊपर तनकीद करती नज़र आती हैं। आज हम अपने शो में उनसे बात करेंगे और उनके सामने ये सवालात रखेंगे, देखें वो क्या कहते हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम उस्मा बुखारी साहिबा, औरतों का पाकिस्तानी सियासत में मखसूस नशिस्तों पर कितना ज़रूरी? मैं नहीं समझती कि इसमें कोई दूसरी राय हो सकती है कि हर मुल्क की सियासत में और हर मुल्क की तरक्की में, डिसीजन मेकिंग में जहाँ ख़वातीन का किरदार है, वैसे ही पाकिस्तान में भी इस चीज़ की ज़रूरत है। बल्कि मैं समझती हूँ इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि जो ख़वातीन हैं हमारी सोसाइटी में, वो एक एक्सप्रेस्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी समझा जाता है, जिसकी एक्सप्लॉयटेशन भी ज़्यादा होती है, जिसका अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है वो एट पार नहीं मिलती। तो इसलिए इन जगहों पर ख़वातीन की सियासत में नुमाइंदगी जो है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़रूरी है, ताकि ये बात रियलाइजेशन सोसाइटी तक पहुंच सके कि दे आर द इक्वल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और वो भी उतनी इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा उस्मा साहिबा, अमली तौर पर जो लोग लाखों रुपए लगाकर
इलेक्शन में एक मेहनत कर आते हैं और उनके निस्बत जो लोग एक कलम की जुम्बश से असेंबली तक पहुंच जाते हैं, इनमें क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? देखिए, रिजर्व सीट्स का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में मौजूद है और ये पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन कराने के लिए किन खवातीन को भेजना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप स्पेसिफिकली किसी नाम के बारे में कह रहे हैं या आपने एक जनरल जो है वो क्वेश्चन किया है। एक सियासी घर के अंदर अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हों तो हर एक की एक अपनी अपनी जगह होनी चाहिए, हर एक का एक अपना अपना रोल होता है और अगर उसमें एक घर में 2 या 3 लोग जो है वो काम कर रहे हैं और उनको मुख्तलिफ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि उनको ये बात बहुत ये फेवर करने की बजाय ये बात सोचनी और समझनी चाहिए कि रिजर्व सीट पे जितनी बेहतर और कॉम्पिटेंट खवातीन सामने आएंगी उतनी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है और मुल्क के लिए भी सर्व कर सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में महंगे तरीन कपड़े पहनकर, महंगे जो मोबाइल फ़ोन, अरमानी, गुची और प्राडा के बैग्स हाथ में लेकर, क्या हम लोग एक कर्जदार मुल्क में रहते हुए क्या गरीब की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ा रहे होते? देखिए, सादगी भी हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टंट है भाई। मतलब मैं बड़ी कैटेगोरिक हूँ इस बारे में। अगर मैं टैक्स देती हूँ और मैं एक टैक्स पेयर हूँ, मेरी एक लेजिटिमेट इनकम है, उस इनकम के अंदर अगर अल्लाह ताला ने मुझे इतना साहिब हैसियत रखा है कि मैं ये लग्जरी टैक्स देने के बाद अफोर्ड करती हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर किसी को एतराज होना चाहिए। लेकिन ये सादगी का ड्रामा बना देना, सादगी को बहुत ड्रामेटाइज करना, मैं इसके खिलाफ हूँ। जो आजकल भी हो रहा है, जो आजकल इमरान खान साहब करने की कोशिश कर रहे हैं, सड़क पर उन्होंने कभी आज तक सफर नहीं किया पिछले 5 साल में। जब वो हुकूमत में नहीं थे, वजीर आजम नहीं थे, हेलीकॉप्टर से जहाज से वो उतरे नहीं, केचके का जहाज वो मिसयूज करते रहे और उनकी पूरी जिंदगी जो है वो लग्जरी से वो है और आज वो बहुत मतलब एक ऑस्टेरिटी बता रहे हैं हमें और वो कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर औरत और खातून जो है वो फिर एक क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर, वो ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है। बहुत सारे मर्द हजरात हैं जिनकी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां और बहुत बड़े बड़ी एक लग्जरी लाइफस्टाइल है, उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं करता हमारे जूतों पे और बैग्स पे। और फिर ये है कि मीडिया पे मुझे बहुत एतराज है, हमारे सिर के बाल से शुरू करते हैं और पैरों के नाखूनों तक जो है वो हमें जो है वो मैं समझती हूँ हरास किया जाता है। ये जिस तरह से कैमरे चलाए जाते हैं हमारे ऊपर गाने चलाए जाते हैं, ये हरासमेंट है। और मैंने तो इसके ऊपर रिएक्ट भी किया था और उसके बाद से आज तक मुझे इस तरह से उन्होंने फोकस नहीं किया, बिकॉज मैं समझती हूँ कि मैं वहाँ पर जो काम करने के लिए जा रही हूँ, मैं एक सियासी खातून हूँ, मुझसे सियासी सवालात किए जाएं। ये इस तरह मेरे बालों का रंग क्या है, मैंने नेल पॉलिश कौन सी लगाई है, मतलब दिस इज नॉट द वे। और ये मीडिया को ये हक नहीं होना चाहिए कि इस तरह से वो हमें हरास करने की कोशिश करे। हरासमेंट होता है, ये हमेशा होता है, इस दफा भी हुआ है, पिछली दफा भी हुआ है, मेरी 4थी असेंबली है और ये हर दफा होता है। औरत जो है वो हर जगह पर डिस्प्ले की चीज नहीं है। औरत को जैसे आपने मॉडल्स को बेचना होता है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो न्यूज के अंदर ये मसाला डालने के लिए वुमेन पॉलिटिशियंस को आप दिखाएं, नेल पॉलिश कौन सी थी, बैग कौन सा था। मैं इस आइडिया को बाय नहीं करती। ठीक है जी, आपका राय। अच्छा, ये बताएं कि ये जो सादगी की आपने बात की, तो फिर खान साहब से पहले जो वज़ीर आज़म हाउस के जो खर्चे अब सामने आ रहे हैं, उनमें फिर क्यों नहीं सादगी अपनाएगी? उनमें ये चेक सामने आ रहे हैं, आप अभी जो मीडिया पे देख रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? झूठ बोल रहे हैं जी, सिंपल झूठ बोल रहे हैं। अब आप ये देखिए, अभी तक उन्होंने जो 2 गाड़ियों की बात की, आज भी वो जो फॉरेन ऑफिस गए हैं, जरा फुटेज अगर आपके पास नहीं हो तो मैं आपको जरूर भिजवा दूंगी। अभी भी वो 7-8 गाड़ियों के साथ फॉरेन ऑफिस पहुंचे हैं। उन्होंने कहा मैं 2 गाड़ियां रखूंगा, उन्होंने कहा मैं 2 मुलाजम रखूंगा। मुझे ये बताइए, वो 2 मुलाजम, वो कुक भी होगा, वो सफाई करने वाला भी होगा, वो माली भी होगा, वो जो है वो सर्व करने वाला भी होगा, वो 2 मुलाजिम जो है वो क्या क्या काम करेंगे? और क्या ये मुमकिन है कि 2 मुलाजमों के साथ जो है, और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर भाई, मतलब प्राइम मिनिस्टर अकेला नहीं, हमारी बात जहाँ तक दौर की बात है, अगर आपको मालूम हो आप तक वो चेक्स की कॉपीज पहुंची है या नहीं, कि नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी इसके ऊपर कर चुके थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस एक सिंबॉलिक चीज होती है जहाँ पर आप एक सिंबॉलिक तरीके से एक हेड ऑफ द स्टेट जो है वो रह रहा होता है, लेकिन ये तो उसकी चॉइस नहीं होती कि मुझे मतलब अब ये उन्होंने जो वो कहा है मैं ये बना दूंगा वो बना दूंगा, कुछ भी नहीं बन सकता, बिकॉज जितनी सेंसिटिव जगह पे वो मौजूद है उसके इर्द गिर्द जो सेंसिटिव बिल्डिंग्स हैं
किसी तौर पर पब्लिक मूवमेंट वहां पे अफोर्ड नहीं की जा सकती। सो ये जब बनेगा देखेंगे। मगर ये उसके अंदर जितने लोग हैं जो देखिए हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, जो डेलीगेशंस आते हैं, जो वहां पर मिलते हैं आकर, और पूरी दुनिया में क्या प्राइम मिनिस्टर हाउसेस नहीं है। ये मतलब अजीब ड्रामा है कि मतलब मैं वो करने जा रहा हूँ, रियासत मदीना की मैंने बात करनी है, लेकिन मेरी खुद की जिंदगी जो है वो जराइम से भरी हुई है, और उसकी मतलब मैं क्या उसके ऊपर कहूँ। तो ये सिर्फ एक क्योंकि जो बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, जो बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं, अब उसको कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कतई तौर पर गलत है कि जो 2 गाड़ियों के साथ ये प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, आज तक ये प्रोटोकॉल के साथ चल रहे हैं। और ये जो 2 मुलाजमीन है, इसकी डिटेल मैं चाहती हूँ कि कौम को बताएं कि वो कौन से 2 मुलाजमीन हैं, और अभी तक जितनी तस्वीरें उनकी मीटिंग्स के सामने आई हैं वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हो रही हैं। तो ये क्या ड्रामा बाजी है जी। मैं मिलिट्री हाउस में रह रहा हूँ, मीटिंग आपकी सारी वहीं होती हैं, सारा दिन आप होते वहाँ हैं। अगर आप सोने के लिए चले जाते हैं, ये भी एक बात है, देखिए ना ऑस्टेरिटी की है कि 23 लाख रुपए का बेड चेंज किया गया है मिलिट्री सेक्रेटरी साहब के घर के अंदर, नया बेड मंगाया गया है कराची से 23 लाख रुपए का। तो ये ऑस्टेरिटी है ना जी, मतलब वो बहुत खर्चा कम कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि मियां साहब की भी स्पिरिट कैसी है? जिस तरह सोशल मीडिया पे उनके बारे में रोजाना कुछ ना कुछ आता है, और वो अखबार तो पढ़ते होंगे, खबरें तो पहुंचती होंगी, उनकी सेहत बहुत हाई स्पिरिट्स में है। मैं लास्ट वीक उनको मिल के आई थी, तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व की मालिक हूँ, लेकिन इवन देन मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकी, और मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई। लेकिन मुझे सलाम है उनके जज्बे को कि वो दोनों बाप बेटी जो हैं, उनके चेहरे पर ना एक खिचन है, ना कोई परेशानी है, ना कोई, बल्कि वो हमें तसल्लियां और हौसला देते रहे जो हम बाहर से आए थे और वो अंदर बैठे हुए हैं। तो दे आर वेरी हाई स्पिरिट्स, और बल्कि मैं समझ रही हूँ कुछ जज्बा उनका अब इन दिनों में रिफ्रेश हुआ है इन तमाम मामलात के बाद जो ज्यादती इनके साथ की जा रही है। फिर ये देखिए उनकी सस्पेंशन बनती थी, उनको सस्पेंशन नहीं दी जा रही, कानून के तहत बनती थी। अगर आप रिमार्क्स देखिए जजेस के, वो कह रहे हैं केस नहीं बनता, वो कहते हैं करप्शन नहीं है, वो कहते हैं जराए आमदन आपने साबित नहीं किया, उसके बावजूद आपने सजा दे दी है, और अमेंडमेंट से खास तौर पर सजा दे दी मरीम नवाज को 7 साल की, जो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। और एक जो डॉक्यूमेंट बना लंदन के अंदर, वो कहीं लंदन में चैलेंज नहीं हुआ, लंदन ने उसको बोगस नहीं कहा, आपने या पाकिस्तान में बैठ कर उसको बोगस करार दे दिया। जिसने बनाया आपने उसको नहीं पूछा, आपने उसे कंसल्ट नहीं किया। तो बहुत सारी चीजें लीगली भी जो इसके अंदर केस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको जो है वो सस्पेंशन नहीं दी जा रही, उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिल रही। ये बहुत सारे कंसर्न हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन ये दोनों बाहर आ गए उस दिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगी। अच्छा उस्मा साहिबा, ये बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त अपना सरमाया नए पाकिस्तान में इमरान खान साहब पर इत्मीनान करते हुए इस बात पर वो तैयार है, लेकिन जिस तरह की बातें आप कर रही हैं, फिर इन हालात में उन्हें क्या करना चाहिए? जो फंड वो आज तक भेजते रहे हैं, कम से कम उसका तो पता कर लें वो कहाँ जाता है। इनका फॉरेन फंडिंग आपकी जो होती रही है पीटीआई को, जो फॉरेन फंडिंग होती रही है मुख्तलिफ उसके ऊपर, आज तक पिछले 5-6 साल से वो फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है। पीटीआई उसको ऑडिट नहीं होने दे रही, उसका पता नहीं चलने दे रही, जिसमें बहुत इंडियन जूस और पता नहीं कौन कौन से लोगों के नाम शामिल हैं जो उसको फंड करते रहे हैं। उसको तो करा ले पहले। फिर ये है कि जो आप शौकत खानम के नाम पे या दूसरी चैरिटी के नाम पे पैसा वो यहाँ रेज करते हैं, वो पैसा वो जाकर पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका तो पता कर लें आपका पैसा कहाँ जा रहा है। फिर ये है कि शौकत खानम के, अगर आपको मालूम हो, शौकत खानम का जो सबसे पहले ऑफशोर कंपनी बनी वो शौकत खानम के पैसों से बनी। चैरिटी का पैसा कभी इन्वेस्ट नहीं हो सकता लीगली। यही एहसान मानी साहब जो अब पीसीबी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, जो दोस्त हैं इमरान खान साहब के, इन्होंने वो इन्वेस्ट किया एक ऑफशोर कंपनी बनाकर बाहर शारजाह में। आज तक वो ख्वाजा आसिफ साहब का केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछले 3-4 साल से, उसको टेकअप नहीं किया जा रहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सो बिल्कुल जरूर पैसे भेजें, लेकिन उससे पहले जो पैसे भेजे हैं उसका हिसाब किताब तो ले लें किसी से। ये तो अच्छा मिस उस्मा, ये तो उस वक्त की हुकूमत का काम नहीं था कि इन पार्टी के जो फंड्स थे, अगर गैर मुल्की फंडिंग्स थी या इस तरह की चीज़ें थी, उसकी तहकीक करती और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनके कानून को कटहरे में लाती? ये तो आप लोगों का काम नहीं था। अब इन हालात में ओवरसीज पाकिस्तानी जो दिल से मदद करना चाहते हैं वो क्या करें? ट्रांसपेरेंसी कतई तौर पर इमरान खान साहब की ना कभी जिंदगी में रही है, ना उनके माली मामलात में रही है। अभी जो केपीके की गवर्नमेंट उनके पास रही एक, जिसको अब ये तब्दीली कहते हैं, ये किस चीज की तब्दीली है? पहले तो पूरी पाकिस्तान के इर्द गिर्द के लोग जो हैं, जो सारे पाकिस्तान पे देखिए, पूरी कैबिनेट निकाल के देखिए इमरान खान साहब की,
قرضے معاف کرانے والے اس میں شامل ہیں, نیب کے کیسز والے شامل ہیں. بابر اعوان صاحب نندی پاور پروجیکٹ کے اندر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ وہ اس میں کلپریٹ ہے, ان کو انہوں نے اپنے پارلیمنٹری افیئرس کا جو ہے وہ ہیڈ بنا دیا ہے. آپ ان کی پوری کیبنٹ نکال کے تو دیکھیں اس کے حالات و واقعات. اگر یہ کیبنٹ ہے, اگر یہ فیس ہے تبدیلی کا, تو I'm sorry, یہ تبدیلی پاکستان کو بہت مہنگی پڑنے والی ہے. اور جس ٹریک پہ ہم نے پاکستان کو چھوڑا تھا اس کی اکانومی کو بھی اور پاکستان کے حالات کو بھی, یہ اس طرح کی حرکات اور سکنات کے ساتھ اور اس قسم کی جو اقدامات ہیں اس کے ساتھ پاکستان کو یہ بہت پیچھے لے جائیں گے. اور جو ترقی کا سفر ہم نے شروع کیا تھا, مجھے نہیں لگتا کہ اس پیس سے وہ آگے جاری رہے گا. تو اس لیے سب لوگوں کو سوچ سمجھ کر اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا. جی ابھی جو ایک ایگزامپل ہے وہ ایک ڈاکٹر صاحب کی ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ جی وہ واپس آنا چاہتے ہیں, وہ شوق سے واپس آئے, لیکن ڈاکٹر سعید اختر بھی ایک امریکن ڈاکٹر تھے جن کو ہم لے کے آئے تھے, اور PKLI جو ہمارا لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ والا ایک انسٹیٹیوشن ہم نے بنایا ہے پنجاب کے اندر, اس کے اندر جو ہے وہ ان کو ہم نے 11 لاکھ روپے تنخواہ میں رکھا, اور یہاں پر وہ ڈالرز میں کما رہے تھے. ویری ہینڈسم تھے ڈاکٹر ان شکاگو, اور ان کے پاس اپنا پلین ولین بھی تھا, سب کچھ وہ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آئے. اس وقت ان کی جو تذلیل کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر, اور ان سے حساب مانگا جا رہا ہے 11 لاکھ روپے آپ کو تنخواہ کیوں مل رہی ہے, آپ کیوں واپس آئے, آپ یہ ہوا. تو یہ تمام ذرا معاملات دیکھ لیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد اپنے بارے میں. اچھا مس عظمیٰ, آسٹریلین اردو TV ہم لوگ لانچ کرنے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ جو اب تک آپ نے ہمارا کام دیکھا ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ سمجھتی ہوں کہ صدیق اعظمی صاحب اور آسٹریلین اردو TV, میں سمجھتی ہوں اس کا آنا پاکستان میں ایک انڈیپینڈنٹ جو آواز ہے میڈیا کے حوالے سے, میڈیا پہ بہت کنسرن ہے اس وقت سینسرشپ کے حوالے سے. پاکستان کے اندر میڈیا کو بہت ریسٹرکٹڈ کیا جا رہا ہے مختلف انسٹیٹیوشنز کی طرف سے, ان کے اوپر بہت پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. تو میں ان حالات میں سمجھتی ہوں کہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, آپ صحیح اور سچ جو ہے بغیر کسی پابندی کے, بغیر کسی انفلوئنس ہوئے, بغیر کسی سے خوف زدہ ہوئے میں, آپ جو صحیح صحافت ہے اور جو پاکستان کی عوام کا حق ہے کہ ان تک حقائق پہنچے, وہ پہنچانے میں آپ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. تو میں آپ کو بھی اور آپ کے TV کو بھی ویلکم کہتی ہوں پاکستان کے اندر, اور وش یو ویری گڈ لک کہ آپ یہاں پر اچھی مورل ہائی ویلیوز کے ساتھ جو ہے وہ سرو کر سکیں. مس عظمیٰ بخاری, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, آپ نے عظمیٰ بخاری کی باتیں بھی سنی, آپ نے پیکج رپورٹ بھی دیکھی. ناظرین, سادگی جو ہے وہ ہمارے لیے اس وقت بہت ضروری ہے. جن جنگی بنیادوں پر ہمیں پاکستان کے مسائل حل کرنے, بجائے یہ کہ فیشن کے نام پر ہم ووٹ کو عزت دو کی طرح کا تھپڑ عوام کے منہ پر ماریں, ہمیں سادگی کی مثال قائم کرنی چاہیے. عمران خان صاحب جہاں پر ایک اعلیٰ سٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ, وزیر خارجہ جس سادگی سے وہ عام لوگوں کی لائن میں کھڑے ہیں, وزیر دفاع بھی ان کی کچھ تصویریں آ رہی تھی. اللہ کرے کہ یہ سب کچھ اسی طرح چلے اور عوام تک یہ میسج پہنچے کہ یہ تمام لوگ عام لوگ, ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں. آپ آسٹریلیا میں اگر چیف ایگزیکٹو ایک لائن میں کھڑے ہو کر عام ورکر کے ساتھ کھانا لے سکتا ہے, پرائم منسٹر آپ کو گلیوں میں آرام سے یہاں پر سڑکوں پر مل سکتا ہے, تو اسی طرح انشاءاللہ پاکستان میں بھی یہ عمل ہونا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ تو مدینہ کی مثال سیٹ کرنے جا رہے ہیں. خان صاحب امید ہے اپنے ارد گرد انشاءاللہ لوگوں تک فلٹر ڈاؤن کریں گے سارا پروسیس, اور پاکستان میں سادگی کی مثال قائم کرتے ہوئے وہ تمام مسائل حل ہوں گے جو کہ بڑے بڑے مسائل ہیں انشاءاللہ. اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ.